नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर मैं नटवर लाल बाहेती आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा और आज सबसे अधिक चर्चा में है आयकर कानून का सेक्शन 43BH। पिछले बजट में हमारी वित्त मंत्री जी ने ये इंसर्ट किया था एक प्रावधान जो असेसमेंट ईयर 2024-25 से लागू होना है, यानी ये लागू हो चुका है। अब उन्होंने कहा असेसमेंट ईयर 2024-25 और हम लोगों ने क्या समझा, ये मुसीबत अगले साल आने वाली है, इस साल तो मस्त रहो। असेसमेंट ईयर का मतलब ये हो गया कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 उसे बोलते हैं असेसमेंट ईयर 2024-25, यानी कि ये नियम तत्काल प्रभाव से उस वक्त लागू हो गया था। और इस कानून में है क्या, इस कानून में एक संरक्षण दिया गया है MSME में पंजीकृत उद्यमियों को, चाहे वो उद्यम हो चाहे वो व्यापार हो। उन्हें एक संरक्षण दिया गया कि तुम्हारे बिलों का भुगतान तुम्हें तयशुदा अवधि में मिल जाएगा, जो किसी भी हालत में 45 दिन से अधिक नहीं होगा। यानी कि आप माल विक्रय करते वक्त ये तय कर सकते हैं कि आपको भुगतान 1 दिन में चाहिए, 7 दिन में चाहिए, 3 दिन में चाहिए, 15 दिन में चाहिए, 45 दिन में चाहिए। और यदि आपने किसी भी तरह का कोई ऐसा एग्रीमेंट या ऐसी बात नहीं कही है माल बेचते वक्त, तो ऐसी स्थिति में उस बिल का भुगतान क्रेता को 15 दिन में करना होगा। ये वाइस वर्सा लागू है, यदि आपने खरीदा है तो और आपने बेचा है तो, दोनों ही स्थितियों पे आप पर ये कानून लागू है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट है कि हर हालत में आपको 15 दिन में भुगतान करना है, 45 दिन में भुगतान करना है या 3 दिन में भुगतान करना है। जैसी भी अवधि विक्रेता और विक्रेता के बीच में तय हो गई, मगर ये 45 दिन से अधिक की अवधि नहीं हो सकती है। अब हम जानते हैं इस कानून का इम्पैक्ट क्या है और इसके प्रावधान क्या क्या हैं। मैं धाराओं में नहीं उलझाऊंगा, मैं नहीं बतलाऊंगा कौन से सेक्शन के तहत कौन सा कानून लागू होता है। मतलब की बात यह है कि क्या असर होने वाला है इन प्रावधानों का, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए और वही जानकारी मैं आपको दूंगा, बहुत अधिक आपको उलझाऊंगा नहीं। यदि आप या सामने वाला MSME में रजिस्टर्ड है तो उसका भुगतान आपको तय अवधि में करना है, और यदि आपने तय अवधि में भुगतान नहीं किया तो आप पे क्या क्या मुसीबतें आ सकती है। पूरे वर्ष के दौरान यदि आपने भुगतान लेट किया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने केवल एक संकट आने वाला है और वो ये है कि रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज की दर से 3 गुना ब्याज की दर से आपको अपने क्रेता या विक्रेता जैसी भी स्थिति है ब्याज का भुगतान करना होगा। और ये ब्याज जो भुगतान किया गया है वो आयकर में छूट में नहीं माना जाएगा। जैसे खर्चे आयकर में छूट दे देते हैं ना, वैसे इस खर्चे का जो पेनाल्टी के नाम से जो भी चीज़ें हैं उसका आयकर में कोई वो आपको नहीं मिलेगा रिबेट। पहला तो ये सुनिश्चित हो गया कि आपको भुगतान 15 दिन में करना है और 15 दिन में ही पा लेना है। अब ये 15 दिन की अवधि कैसे काउंट होगी, ये एक देखने वाली बात है। बिल की तिथि से या माल की डिलीवरी की तिथि से। मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन आपको फिजिकली माल प्राप्त हो जाए उस दिन से 15 दिन के भीतर आपको भुगतान करना है। अब इसमें एक और है जिसके बारे में कानून कुछ कहता नहीं है, तो इसमें सामान्य कानून लागू होगा कि मान लो 15 दिन जब आपके होते हैं उस दिन बैंक बंद है, और उस दिन जैसे इस बार हुआ 26 जनवरी को फ्राइडे था, उसके बाद सैटरडे आ गया, उसके बाद संडे आ गया। ऐसी अवधि में, ऐसे स्थिति में जो भुगतान होना है वो पहले वाले पे होना है, यानी कि यदि 26 का भुगतान ड्यू है तो 25 को होना है, या फिर आने वाले सोमवार को उसका पेमेंट होना है। ये स्पष्ट नहीं है, पर मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले सोमवार को इसका पेमेंट किया जा सकता है और उसमें आपके ब्याज का जो कॉलम है वो लागू नहीं होगा। अब बात करते हैं कि यदि ईयर एंड में आपके कोई क्रेडिटर्स बाकी रह गए और उनका भुगतान ईयर एंड की तिथि के बाद में आपको करना है। जैसे मान लो आपने 45 दिन का पेमेंट किया है और मार्च एंडिंग पे उसका पेमेंट ड्यू ही नहीं होता है, उसके बाद ड्यू होता है, तो आप यदि तयशुदा अवधि में वो भुगतान कर देते हैं तो ये भुगतान आपको भुगतान मान लिया जाएगा।
और यदि भुगतान नहीं कर पाते हैं तयशुदा अवधि में, तो उस बिल को आपकी इनकम में जोड़कर आपसे टैक्स वसूल किया जाएगा। अब उदाहरण के द्वारा अपन समझते हैं कि इस तिथि को आपके बैलेंस शीट में 3 लाख रुपए के क्रेडिटर्स आते हैं और आप उन्हें तय तिथि पे भुगतान नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये 3 लाख आपकी इनकम में जोड़ दिए जाएंगे, यानी ये हुआ परचेज टैक्स। अब इस धारा से बचने का उपाय मैं आपको बतला रहा हूँ कि आपको इस प्रोविज़न से कैसे बचना है। सबसे बढ़िया आता है कि 15 दिन में आप भुगतान कर देते हैं, तयशुदा अवधि में भुगतान कर दें, तो जिस वित्त वर्ष में आपने वो भुगतान कर ड्यू है और उसी वित्त वर्ष में आपने यदि भुगतान कर दिया है तो वो आपको इनकम टैक्स में नहीं जोड़ा जाएगा, आपकी इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। ये बड़ा स्पष्ट है। पर तकलीफ़ कब होनी है? जब आप भुगतान नहीं करेंगे तो उस बिल को आपकी आय में जोड़ दिया जाएगा और अपर स्लैब से आपसे इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। अब कई समस्याएं हैं इसके अंदर। मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह के प्रोविजन से एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड जो उद्यम है या व्यापार है वो बहुत बड़ी तकलीफ में आने वाले हैं। इसमें भी एक समझने वाली बात है, एमएसएमई में उद्यम के जो रजिस्ट्रेशन हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक माइक्रो, एक स्मॉल और एक मिडिल। इसमें केवल 2 तरह के उद्यम को कवर किया गया है और मिडिल को छोड़ दिया गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के सामने एक बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, क्योंकि जो उत्पाद ये करते हैं वही उत्पाद मीडियम स्केल वाली इंडस्ट्रीज़ द्वारा कर लिए जाएंगे। ऐसी स्थिति में कोई भी स्मॉल स्केल से या माइक्रो से माल परचेज ही नहीं करेगा, वो सीधा भगेगा मिडिल इंडस्ट्रीज़ की ओर और वहाँ से माल परचेज करेगा, क्योंकि वहाँ 15 दिन, 5 दिन, 45 दिन, 100 दिन कोई बंधन नहीं है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आपको पेमेंट करना है। आप चाहे तो 100 दिन से भी पेमेंट ले सकते हैं। तो ये एक बड़ी दुविधा वाली स्थिति होगी माइक्रो के पास में कि उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है कि उनको बायर ही नहीं मिलेगा। दूसरी बात और है, ये 15 दिन में भुगतान वाला यदि बायर नहीं मिलता है, मान लो मेरे पास कोई इंडस्ट्री है और मुझे अपना माल बेचना है और 15 दिन के भुगतान के लिए मुझे कोई बायर मिलता ही नहीं है, तो या तो मेरे सामने ये है कि मैं किसी कैश वाले के सामने जाके नतमस्तक हो जाऊं कि भाई साहब आप मेरा माल ले लीजिए, मैं बहुत बड़ी दुविधा में हूँ, मेरे को पैसे की ज़रूरत है, बाज़ार रेट से आप कम ले लीजिए। तब वो एक साहूकार की तरह अपने आप को ट्रीट करेगा। पुराने ज़माने में साहूकार होते थे ना, जो मनी लेंडिंग का काम करते थे, वो मनमाना ब्याज वसूल करते थे। यहाँ आपको माल उसके भाव पर बेचना को बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने पेमेंट करने की समस्या है। आपको अपने बिलों का भुगतान 15 दिन में करना है या 45 दिन में करना है या जो भी तय अवधि है। तो ऐसी स्थिति में ये उद्यमी एक दबाव में होगा और कम भाव पर माल बेचने को बाध्य हो जाएगा और एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि उसे अपना उद्यम बंद करना पड़ेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि सोशल रिफॉर्म्स के नाम पे ये सेक्शन H जोड़ा गया, मगर इससे सेक्शन H से कोई फ़ायदा इन उद्यमों को नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है, बल्कि वो और अधिक तकलीफ में आ जाएंगे। अब सवाल ये है कि इस प्रावधान से बचें कैसे। तो एक प्रावधान ऐसा है जिसमें सेक्शन H आड़े आता नहीं है। वैसे तो ये कानून को यदि मैं कहा जाऊँ कि हमारे यहाँ कहावत है, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, मगर सेक्शन H कहता है कि मैं काजी हूँ और मेरी बात को मानना ही होगा। मियाँ बीबी आपसी सहमति से कुछ नहीं कर सकते, आपको 45 दिन लास्ट पेमेंट करना ही होगा बिल का। तो इसका एक तरीका, एक तोड़ है जो शायद यूट्यूब पे अभी तक किसी ने बताया नहीं है, और बता भी दिया हो तो मेरी जानकारी में नहीं है। आपको करना क्या है, एक्चुअल डेट जब आप माल रिसीव करते हैं या सर्विस रिसीव करते हैं, उस दिन आप उसके 15 दिन के भीतर आप अपने सप्लायर को एक पत्र लिखिए। व्हाट्सएप नहीं चलेगा इसमें, आपको नोटिस भेजना होगा, पत्र लिखना होगा, डाक के जरिए भेजना होगा। उसमें आपको ये लिखना होगा कि आपका माल मेरी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, इसलिए ये माल मैं नहीं रखूँगा, आप इस माल को वापस उठा लें। झगड़े में पड़ गया। ये देखिए दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है ये सारा काम। बायर और सप्लायर है, दोनों मिलके ये सब काम कर रहे हैं। और यदि ऐसा कोई भी माल झगड़े में पड़ गया है और वो 31 ईयर एंडिंग पे सन्डी क्रेडिटर्स की लिस्ट में आ जाता है, तो आप
को आपको ऐसे बिल को जो खड़े हैं उन्हें इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। इसके अलावा वो बिल भी नहीं जोड़े जाएंगे जो माइक्रो MSME एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। और इसमें वही बात फिर वापस आएगी, माइक्रो एंड स्मॉल, यदि वो MSME में रजिस्टर्ड नहीं है तो उनके बिलों का भुगतान आप रोक सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बड़ी एक संकटपूर्ण स्थिति हो गई है मेरे हिसाब से MSME वालों के पास में कि वो करें तो क्या करें, न चलाते बनेगा उनसे, न बंद करते बनेगा, और एक बहुत बड़े संकट में आ जाएंगे और बैंकों के सामने एक NPA की नई समस्या पैदा हो जाएगी। तो अब इस सेक्शन H को हटवाने के लिए मेरा ऐसा मानना है व्यापारी वर्ग को मेमोरेंडम भेजना चाहिए वित्त मंत्री के पास में और इसे हटवाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो फ़ायदा होने वाला है वो फ़ायदा होता प्रतीत हो नहीं रहा है। आशा साथियों कुछ बातें आपको स्पष्ट हो गई होगी, कई ऐसी बातें हैं जो भी और स्पष्ट होना बाकी है। धीरे धीरे नए व्यूज आ रहे हैं इस सेक्शन को लेके, और व्यापार जगत के लोगों का ऐसा मानना है कि इस सेक्शन को अगले बजट में हटवाने की कोशिश की जाएगी। मोदी सरकार कदम पीछे हटा ले ऐसा कभी मुझे लगता नहीं है। ये सेक्शन लागू है और व्यापार जब भी करें सोच समझ के करें, मगर यह तय है। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा वीडियो के अंत में कि कल मेरे एक साथी से मुलाकात हुई, व्यापार जगत के साथी से, काफ़ी सीनियर सज्जन हैं वो। उन्होंने कहा कि व्यापार हमारा मौलिक अधिकार है और हमारी शर्तों पे व्यापार करने की हमें छूट है। ये हमारी इच्छा है कि हमारे प्रोडक्ट को हम कितने दिनों की उधार पर बेचते हैं, कितने दिनों की उधार पर हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं। सरकार इसमें कोई भी बाधा नहीं डाल सकती, कोई नियम नहीं लगा सकती। ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है और इसे कोर्ट में चुनौती दी जानी चाहिए। उनके अपने विचार हैं, मैं भी सहमत हूँ उनके विचारों से कि सरकार हमें पाबंद तो कर सकती है कि आप फला बिजनेस नहीं कर सकते, मगर जो बिजनेस कर सकते हैं उसके धारा धोरण तो मांग एवं आपूर्ति के हिसाब से ही तय होंगे। ऐसी स्थिति में मुझे स्वयं भी लगता है कि सरकार ने जो प्रावधान किया है वो कहीं ना कहीं कानूनी दृष्टि से गलत है। साथियों, आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। धन्यवाद।